गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भोपाल में पार्टिसिपेट किया है। ये टॉप मिलिट्री कमांडर्स की जो है ये एक मीटिंग होती है, बायनियल होती है इवेंट, मतलब 2 साल में एक बार की जाती है। और इसको जो है वो कंट्री की टॉप मिलिट्री ब्रास जो है वो इकट्ठे होकर ये ब्रेनस्टॉर्म करती है कि क्या मिलिट्री के जो भी मैटर्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है। तो इस बार का जो थीम है वो है रेडी, रिसर्जेंट, रेलिवेंट। इस बार फोकस रखा गया है कि कैसे हम आर्म्ड फोर्सेस की थिएटराइजेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आर्म्ड फोर्सेस और उससे रिलेटेड डिफेंस इकोसिस्टम में आत्मनिर्भरता लेके आने को भी रिव्यू किया गया है। अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखें कैसे आत्मनिर्भरता लेकर आ रहे हैं हम, तो वो 15,000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स। टारगेट ये है कि हम एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट $5 बिलियन तक पहुंचा देंगे 2024-2025 में। अब गवर्नमेंट ने उसके लिए स्टेप्स भी क्या लिए हैं वो भी देख लेते हैं। इंडिजिनस कंटेंट जो है वो 10% बढ़ा दिया गया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। और बाय इंडियन आईडीडीएम, आईडीडीएम क्या है, इंडिजिनसली डिज़ाइन भी करेंगे, डेवलप भी करेंगे और मैन्युफैक्चर भी करेंगे। ये एक एडिशनल कैटेगरी डाल दी गई है डिफेंस के गुड्स एक्विजिशन में। बजट जो है हमारा इस साल 75% ऑफ डिफेंस कैपिटल बजट जो है हमने डोमेस्टिक सोर्सेज के लिए रखा है। 3 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाल चुके हैं हम अभी तक। मतलब इस लिस्ट में जो भी आइटम्स डाली गई हैं वो अब हम बाहर से प्रोक्योर नहीं करेंगे, इंडिया में हम डोमेस्टिक सोर्सेज से ही प्रोक्योर किया करेंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं 2, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। डिफेंस रिसर्च पर भी 25% जो है वो हम प्राइवेट सेक्टर को जो है उसके लिए हम बजट जो है वो ईयरमार्क कर चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि वो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम उनको हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। ये आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यू नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है वो अगले 5 साल के लिए आ चुका है। तो ये प्लान जो है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 कहता है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को हर 5 साल में जो है ये प्लान बनाना होता है। इसको हम शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं। पर्सपेक्टिव प्लान भी बनाए जाते हैं ऑफकोर्स, 15 साल के जो होते हैं। इसमें जो आपके डिमांड होती है फ्यूचर को देखकर, उसके बेसिस पर ये पावर को डिमांड को देखकर जो है ये प्लान बनाया जाता है। अगर हम इस साल का प्लान देखें, जो ये अगले 5 साल का प्लान बनाया गया है, इसमें जो है अगर हम 2018 में जो प्लान आया था जो 2022 तक चला है, उसमें तो क्या फोकस था कि हम रिन्यूएबल्स के ऊपर हमने फोकस रखा हुआ था। लेकिन इस बार हम दोबारा से जो है फ्रेश कोल बेस्ड कैपेसिटी के ऊपर हम थ्रस्ट ले आए हैं। 17 गीगावाट से लेकर बढ़ाकर हम 28 गीगावाट तक जो है 2031-32 के पीरियड में हम लेकर जाना चाहते हैं। और ये आपका उससे अलग है जो ऑलरेडी हमारा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हमारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उस जो अभी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं 25 गीगावाट के। उससे एडिशन जो है उससे ज़्यादा हम ये उससे ऊपर हम ये कैपेसिटी को ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो है सिस्टम में भी हम इन्वेस्ट करेंगे। 51 गीगावाट से लेकर 84 गीगावाट तक का जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ताकि हम रोज़ कम से कम 5 घंटे की जो है हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है इंश्योर कर सकें कि वो बैटरी से जनरेट से जो है जो सेव किया हुआ है वो उससे हम सप्लाई कर सकें। तो लगभग 5 से 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी इससे बैटरी स्टोरेज में। अब बैटरी स्टोरेज जो है सिस्टम, उसकी कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए ये जो है इमर्ज हो रहा है एज अ वायबल ऑल्टरनेटिव। आप इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा देते हो तो आप रीन्यूएबल पर फोकस रख पाओगे। आपको सोलर एनर्जी जो शिफ्ट्स हैं, रात को आपके आपकी जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, तो अगर आपने दिन में जितनी भी प्रोडक्शन की, चाहे उतनी कंजम्पशन नहीं भी हुई, जो सरप्लस प्रोडक्शन थी उसको आपने सेव करके रख लिया बैटरी एनर्जी में, स्टोरेज सिस्टम्स में, और उसको फिर बाद में रात को अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उससे यूज़ किया। उसके बाद सोलर एनर्जी जो सप्लाई है, या फिर जो आपकी इवन विंड एनर्जी है, वो आपकी स्टडी नहीं होती है, तो ग्रिड में उसको जोड़ने में दिक्कत होती है। अगर आप उसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, वो चार्ज हो जाएगा, उसको आप फिर इस बेस्ट सिस्टम जो है इसको आप ग्रिड से कनेक्ट कर सकते हो और आप इसको सप्लाई दे सकते हो।
अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस यही है कि हम अभी भी कोल फायर्ड प्लांट्स के ऊपर फोकस रख रहे हैं। क्लैरिटी की फोकस नहीं है इसमें, जो है आपके प्लान में, कि रिन्यूएबल्स जो है वो कैसे मैनेज किए जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रिड के ऊपर अभी भी इनर्शिया है। कोई असेसमेंट नहीं की जा रही है कि जो है थर्मल प्लांट्स को जो है बढ़ाने का क्या जो है वो पैसा, कितना पैसा लगेगा, क्या फंड्स कहाँ से आएंगे, ठीक है। फिर टोटल फंड रिक्वायरमेंट जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो वो लगभग 14 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो उसके लिए भी जो ऑफ कोर्स अभी तक कोई प्लान जो है वो नहीं बताया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमी के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उन्होंने ये पॉलिसी रिलीज़ कर दी है और इसमें फोकस रखा गया है रेमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ई कॉमर्स के ऊपर। तो हम हाइलाइट्स देखते हैं इस पॉलिसी की। तो ऑटोमेटेड आईटी सिस्टम्स बनाने की बात की जा रही है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की बात की जा रही है, और इंसेंटिव बेस्ड रिजीम से हम शिफ्ट होकर फैसिलिटेटर का काम करेंगे, गवर्नमेंट ये कह रही है, ठीक है। हम पहले सिर्फ इंसेंटिव देते रहे कि एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, अब हम फैसिलिटेट करेंगे, जो एक्सपोर्टर्स तैयार हो गए हैं वो एक्सपोर्ट करेंगे, हम तो एक फैसिलिटेटर का काम करेंगे। फिर फ्री स्ट्रक्चर्स, आईटी बेस्ड स्कीम्स के अंदर जो है रिडक्शन इन फ़ी की गई है। और फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी जैसे जो है 4 न्यू टाउन्स जो है उनको डेजिग्नेट किया गया है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। इनको प्रायोरिटी एक्सेस दिया जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन फंड्स में। ये टाउन्स जो हैं एग्जिस्टिंग 39 टाउन्स से एडिशन में डाले गए हैं। अब मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम भी जो है वो लॉन्च की गई है, जिसमें कि इंडिया के एक्सपोर्ट सस्टेन्ड बेसिस पर चलाए जाएं, उसको इंश्योर किया जाएगा। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम जो है वो ऑफ कोर्स आपकी कैपिटल गुड्स जो हैं आपके जो आपको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं उसके लिए फ्री कस्टम ड्यूटी जो है वो माफ़ करेगी ऑफ कोर्स। और आपको कैपिटल गुड अगर ऐसा चाहिए, कोई बाहर से कोई मशीनरी मंगवानी है, कोई प्लांट मंगाना है जिससे कि आप इंडिया में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हो और आप एक्सपोर्ट के लिए गुड्स बनाना चाहते हो, तो आपको जो वो पर्टिकुलर प्लांट या मशीनरी है उसका जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर आपको ड्यूटी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इससे ऑफ कोर्स आपके हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स या कारपेट सेक्टर को जो है ऑफ कोर्स बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक्सपोर्टर फार्म्स को जो है एक स्टेटस दिया जाएगा, 2 स्टार या उससे ज़्यादा का स्टेटस जो होगा तो आपको ट्रेड रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो देनी पड़ेगी इंडिविजुअल्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो ऑफ कोर्स उनकी स्किल डेवलपमेंट की जा सके, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट्स हब इनिशिएटिव, ये तो हमने पढ़ा है कई बार। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है एक्सपोर्टर्स को तैयार करेंगे ताकि वो जो है एक्सपोर्ट में हमारा जो है वो ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट कर सके। फिर स्कॉमेट पॉलिसी, स्कॉमेट क्या है? स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर बहुत फोकस रखा गया है। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम जो है इंडिया ने वो ऑफ कोर्स बाकी कंट्रियों के साथ जो है वो जो हमने हम उसको अपने आप को इंटीग्रेट करेंगे उसमें, ताकि हम इन सेक्टर्स के ऊपर भी फोकस रख सकें। ई कॉमर्स के एक्सपोर्ट का टारगेट हमने 200 से 300 बिलियन डॉलर बाय 2030 रखा है। और ईपीसीजी स्कीम हमने भी देख ही लिया है कि जो है ज़ीरो कस्टम ड्यूटी पे एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हो, ज़ीरो कस्टम ड्यूटी पे आप जो है कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो अगर आप एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए की तरफ जो है वो मूव करना चाहते हो। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यूनिट्स जो हैं वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट प्रोवाइड करेंगे रॉ मटेरियल का, उसके लिए जो है आप, ताकि आप अपने एक्सपोर्ट आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सको। एमनेस्टी स्कीम भी लाई गई है एक, जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस पे डिफ़ॉल्ट कर चुके थे जो लोग या जो एक्सपोर्टर्स, उनको एक बार जो है वो एमनेस्टी दी जा रही है, माफ़ किया जा रहा है, और उनको जो है दोबारा से वो पार्टिसिपेंट्स बन सकें हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है वो टारगेट्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो अभी हमने देखा ये कि जो है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स पीएम मित्र स्कीम को भी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के बेनिफिट्स के अंदर जो है वो एलिजिबल कर दिया गया है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स अभी हमने देखा कि ट्रेड प्रमोशन की स्कीम है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अलाउ करती है आपको, अगर आपका पर्पस एक्सपोर्ट प्रोडक्शन करना है तो आपको ऑफ कोर्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के थ्रू जो है ये स्कीम एडमिनिस्टर की जाती है। और सेकंड हैंड गुड्स इसमें ऑफ कोर्स अलाउड नहीं होते हैं,
अगर आप ऐसा नहीं होता कि आप सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी मंगवा रहे हो और वो आपको अलाउ नहीं होगा, उसके लिए आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं मिलेगा। अब पीएम मित्र स्कीम क्या है? इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन जो है क्रिएट करने के लिए स्कीम बनाई गई है, ताकि जो इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक वैल्यू है, आई एम सॉरी, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम की जा सके। वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का प्लान है इसमें। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट आए ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आए और जॉब क्रिएशन की जाए इस सेक्टर के थ्रू। स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जा रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिलकर, ताकि जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट देखी जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है वो अलग अलग तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट देगी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट का कैपिटल सपोर्ट, कॉम्पिटेटिव इंसेंटिव सपोर्ट। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो 1000 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो आपको प्रोवाइड करेगी, ताकि जो ये प्राइवेट कंपनीज हैं या जो है आपके कंसोर्टियम ऑफ प्राइवेट कंपनीज ये पीएम मित्र पार्क्स जो है वो बना सकें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको अलग अलग फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल ही रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कालिया स्कीम। ये भी इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम जो है वो खरीफ ऑपरेशन को जो है वो अ, चलाने के लिए भी, खरीफ प्रोक्योरमेंट के लिए चलाने के लिए भी जो है वो उसके लिए इस स्कीम में फंड्स डाल दिए हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2018 में इस स्कीम को लॉन्च किया था। कल्टीवेटर्स, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स को जो है वो सपोर्ट करने के लिए ये पेमेंट टू फार्मर्स देती है, ताकि कल्टीवेशन और एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सके। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं इसमें हम। 25,000 रुपये के फार्म बेनिफिट्स मिलते हैं एक फार्म फैमिली को ओवर द पीरियड ऑफ 5 सीजन्स, ताकि वो इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, सीड्स और पेस्टिसाइड्स परचेज कर सकें। असिस्टेंस मिलती है लाइवलीहुड के लिए उन फार्मर्स को या फिर उन लैंडलेस एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स को जो अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि स्मॉल गोट रेयरिंग, मशरूम कल्टीवेशन, फिशरी, ये सब करना चाहते हैं, उनको 12,500 रुपये जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। वल्नरेबल कल्टीवेटर्स जो हैं या लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं उनको हर साल 10,000 रुपये पर फैमिली जो है वो दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ इंश्योरेंस कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, क्रॉप लोन्स एट 0% इंटरेस्ट रेट, ये सब फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट वन सिस्टम। सो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीएजी ने रिसेंटली इस वन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट वन सिस्टम वर्कफ्लो सिस्टम को जो है वो एक्टिव कर दिया है। ये बेसिकली एक आईटी एप्लीकेशन है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का इसमें सपोर्ट है। अब इसमें सारा जो भी ऑडिट वर्क किया जाएगा वो डिजिटली किया जाएगा, ताकि फिजिकल फाइल्स के ऊपर रिलाई करने की ज़रूरत ना रहे। ऑडिट तो आपको पता ही है, ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होता है, जिसमें आपकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को जो है वो रिव्यू किया जाता है और देखा जाता है कि ऑफ कोर्स आपके जो है वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स का आपने फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। फिर इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स को जो है इससे बेसिकली अश्योरेंस मिलता है कि जिस भी आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आपने जिसको पैसा दिया है वो इंटेग्रिटी फॉलो कर रही है, अकाउंटिंग अच्छे से कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं CPTPP, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूके ने रिसेंटली CPTPP को ज्वाइन करना जो है वो जो है वो डिसाइड किया है। ये 2018 के बाद पहला एक मेंबर बनेगा, यूरोप में से सबसे पहला मेंबर बनेगा यूके CPTPP को ज्वाइन करने वाला। CPTPP जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन 11 नेशंस और 2018 में इसको साइन किया गया था। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो पहले यूएस के साथ साइन किया जा रहा था इन 11 कंट्रीज़ द्वारा, उसको इसने रिप्लेस किया है, बिकॉज यूएस ने तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर पुल आउट कर लिया था इस एग्रीमेंट में से। तो 11 कंट्रीज़ जो CPTPP के मेंबर्स हैं वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के भी मेंबर्स हैं। अब हम एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन भी देखते हैं, 1989 में बनाया गया था, ये सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें, इवन यूएस और रशिया भी इकट्ठे मेंबर हैं इसमें। फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए इसको एशिया पैसिफिक रीजन में बनाया गया था। इसका सेक्रेटरीट सिंगापुर में है और इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कंसेंसस बेसिस पर ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेस्टाइल डे परेड। ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रांस ने
प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है पेरिस में इनवाइट किया है इस साल की बेस्टाइल डे परेड के लिए। बेस्टाइल डे परेड है 14 जुलाई को हर साल की जाती है फ्रांस में। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेगुलर मिलिट्री परेड है इन द वर्ल्ड। 1880 से हर साल इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बेसिकली इस दिन 1789 में लोगों ने बेस्टाइल प्रिजन को जो है वो स्टॉर्म किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, और इसीलिए इसको हम नेशनल डे ऑफ फ्रांस भी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एमएसआर एक्ट। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है वो बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है आपके एंशंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसको ईज डाउन करके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो एक्सटेंडेड जो है वो परमिट करने का प्लान कर रही है। अभी जो है 100 मीटर तक जो है आपके साइट से जो प्रोटेक्टेड साइट है उससे 100 मीटर तक के जो रीजन में जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रोहिबिटेड होती है। 200 मीटर तक जो है वो रेगुलेटेड होती है। तो अब यूनियन कल्चर मिनिस्टर ने जो है वो पार्लियामेंट में बताया है कि लीगल इश्यूज जो हैं वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हार्म कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क भी जो है वो नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से, और बहुत सा जो एरिया जिसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है वो सिर्फ इस एक्ट के प्रोविजंस की वजह से जो है वो हार्म हो रहा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ऑफ कोर्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस फिर भी रहेंगी। अब हम देखते हैं एमएसआर एक्ट जो है वो है क्या। प्रिजर्वेशन, रेगुलेशन और प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड साइट्स या मॉन्यूमेंट्स जो कि 100 साल से पुरानी है उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था। करंटली अबाउट 3696 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और साइट्स के ऊपर ये एक्ट लगता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड साइट्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट लगता है मोस्टली, और इसमें पीनल प्रोविजंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। और ऑफ कोर्स प्रोहिबिटेड एरिया कौन सा है 100 मीटर तक का, रेगुलेटेड एरिया कौन सा है 200 मीटर तक का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गमोसा। ये भी आपके जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली गमोसा की वजह से जो है कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं असम में। तो बेसिकली वो एक फंक्शन में फेलिसिटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो असामीज़ गमोसा जो है वो एक हैंड वूवन रेक्टेंगुलर कॉटन पीस ऑफ क्लोथ होता है। सारे सोशल रिलीजियस सेरेमनीज़ में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। खासकर बिहू फेस्टिवल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है, और इसको जीआई टैग भी जो है वो दिया गया है स्टेटस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उत्कल दिवस। ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली लोगों को उड़ीसा के लोगों को उत्कल दिवस पर जो है वो कंग्रेचुलेट किया है। तो ये आपका जो हमारी मॉडर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा है 1 अप्रैल 1936 को कनिका पैलेस कटक में जो है ये एस्टेब्लिश की गई थी। अब बेसिकली प्रेडोमिनेंटली जो आपके ओडिया स्पीकर रीजन्स थे उनको इकट्ठे करके उड़ीसा स्टेट बनाई गई थी। ब्रिटेन ने नदन सर्कर्स ये एरिया जो है जो आपका भी सदर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा आता है, ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर में जो है वो 1760 में जो है वो एक तरह से कॉन्कर किया था और उसको मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ जोड़ दिया था। मराठास को वहाँ से निकाल दिया था 1803 में, और उत्कल सम्मिली ऑर्गेनाइजेशन 1903 में बनी। तो क्योंकि वो ये मांग रहे थे कि ओडिया स्पीकिंग स्टेट्स को जो है एक ओडिया स्पीकिंग रीजन्स को एक स्टेट में बना दिया जाए। 1 अप्रैल 1912 में बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बना दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। फिर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को 27 प्रिंसली स्टेट्स ने डॉक्यूमेंट साइन किया और उड़ीसा को उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Combined Commanders Conference 2023. So this topic is important for your security section. PM Modi has recently participated in Combined Commanders Conference in Bhopal. So this is a top military commanders conference. It's a biennial event in which countries' top military brass comes together to brainstorm on ideas related to military matters and national security. This year the theme is Ready, Resurgent, Relevant. So this year we are focusing upon theaterization of armed forces and the attaining the status of Atmanirbharta in defense ecosystem. So if we look at that particular topic, then we have been able to attain an all-time high of
almost 16,000 crore rupees of defense exports in this financial year, which is about a 10 times rise since 2016 and 17 period. But now our aim is to attain $5 billion of defense export by 2024-2025. So, what are the steps that have been taken by the government to ensure defense indigenization? So, we have increased the indigenous content by about 10% to support Make in India initiative. We have introduced this Buy Indian IDDM category, which means indigenously designed, developed, and manufactured. So, government has also earmarked 75% of its defense capital budget from domestic sources. So far, three positive indigenization lists have been released, which means that items which are contained in these lists would now only be procured from the domestic sources. We have also introduced two defense industrial corridors in Uttar Pradesh and Tamil Nadu. And we have earmarked 25% of defense research budget for private sector. Government has also incentivized the private sector to invest in defense manufacturing. So the next topic is National Electricity Plan. So this topic is important for your economy section. A new blueprint for country's power sector planners have been released. That is the National Electricity Plan for the next 5 years. So Electricity Act of 2003 mandates that Central Electricity Authority will have to release these plans, these short-term plans which are of 5 years and perspective plans which are of 15 years. So this has been notified for the next 5 years, and let us also look at the key highlights of this plan. So earlier in 2018 to 2022 plan, we were focusing up merely upon the renewable energy sources, but now we have made a ground reality. We have made a check of ground realities. Now we are focusing upon building up fresh coal-based capacity, ranging from 17 gigawatts to about 28 gigawatts till 2031 and 2032. This would be over and above the existing under construction coal based capacity of 25 gigawatts. And the next focus has been on the battery energy storage systems, which will be about 51 gigawatts to 84 gigawatts, in which we are assuming that 5 hours per day of usage would be there through the battery storage systems, which would entail a cost of about 5 to 8 lakh crore rupees. So battery energy storage system has its cost is reducing, and it is very uh, important because we currently fail to get the maximum out of our renewable energy sources. For example, the surplus that the solar energy is producing, if we are not saving it in our battery systems, then we are wasting it. Okay. Similarly, the cases is for wind energy system also. So until we have this battery energy storage system, we cannot directly connect the renewable resources to our grid. So this will also help us in connecting with the grid. Okay, so we are also going to explore the water-based systems where there would be no requirement of constructing a barrage on the river. We would be able to produce electricity just by lifting it through the reservoir and generating electricity. So, but what are the challenges to this new plan? National Electricity Plan. So we are still relying on coal-fired power plants when the world is moving towards the renewable sources. There is also lack of clarity regarding the renewables dominated grid and how it will be managed, of course, even if we add battery energy storage systems through it. Also, regarding the battery energy storage, how would you get the 14.30 lakh crore rupees of investments that would be required in the next 5 years? So the next topic is foreign trade policy of 2023. This topic is important for your uh, economy section. So Union Minister of Commerce and Industry has launched this policy. It's a policy document which is focusing upon remission, export promotion, ease of doing business, and e-commerce sectors. So let us also see the highlights of this policy. So the focus will be on automating the IT systems with the risk management systems. The government will be moving away from providing incentives, and now it will try to down the role of a facilitator. So there will be reduction in fee structures and IT based schemes also, so that MSMEs and others can also join and avail the export benefits. Four new towns
Faridabad, Mirzapur, Moradabad, and Varanasi have been added to the 39 existing towns called the Towns of Export Excellence. They will be given priority access to export promotion funds. Market Access Initiative Scheme has also been launched for export promotion, and Export Promotion Capital Goods Scheme, in which zero custom duty is applied for import of capital goods if your ultimate target is export production. So, exporter firms have been recognized with status. If you want to achieve 2 star and above status, then you have to, of course, provide training to individuals so that we can also build skilled manpower in India. Uh, Export district as export hubs initiative has also been uh, focused upon, so that we can promote exports at the district level also. A SCOMET policy. SCOMET means special chemicals, organisms, materials, equipment, and technologies. So a wider outreach and understanding of SCOMET will be done, so that India will also be exploring the export control regime in partnership with other countries, so that we can enhance our understanding of SCOMET among the stakeholders. So, for India's e-commerce sector, the export potential has been put under the target of 200 billion to 300 billion between by 2030, and domestic tariff area units have also been provided duty-free import of raw materials, if of course they want to manufacture export items. One-time amnesty will also be given, like under which was given under the Vivad Se Vishwas scheme, to those exporters who have defaulted on their export obligations. So the next topic is export promotion capital goods. This topic is again important for your economy section. Recently announced foreign trade policy has added the PM Mitra scheme as an additional scheme, which will be eligible for export promotion capital goods scheme. So export promotion capital goods scheme, like we saw just now, it's an trade promotion scheme in which duty free import of capital goods is allowed if you are doing it for the purpose of export production, and it is functioning since 2015. This scheme is administered by Directorate General of Foreign Trade, and it allows import of capital goods at zero customs duty. Of course, second-hand goods are not allowed for import. Then what is PM Mitra scheme? So it offers the opportunity to create an integrated textile value chain in the country, so that we can reduce the logistics cost of textile industry. The aim is to build world-class industrial infrastructure and attract large-scale investment, including the foreign direct investment, through a public-private partnership. A special purpose vehicle will also be created jointly by the central and state governments, which can oversee the implementation of this project. Apart from that, Ministry of Textiles will be giving financial support in the form of development capital support, competitive incentive support. Apart from that, also the state governments will be providing about 1,000 acres of land for the building of these parks, in which the private sector, supported by the government sector, will establish this textile industry value chains. So the next topic is Kalia scheme. This topic is again important for our economy section. Odisha state government has infused funds for Krishak assistance for livelihood and income augmentation scheme, that is the Kalia scheme, for undertaking Kharif operations. It was launched by Odisha government in December 2018 to support cultivators, farmers, landless agricultural laborers. It provides payment to farmers so that they can be encouraged for cultivation and associated activities. So let us see the benefits which are given under the scheme. So a financial assistance of 25,000 rupees per family over 5 seasons is given, so that they can purchase inputs like fertilizers, seeds, and pesticides. Assistance for livelihood is given. For example, 25,500 is given to all landless agricultural households who are engaged in allied agricultural activities like fisheries, uh, goat rearing, etc. Vulnerable cultivators or landless agriculture farmers or laborers are given the financial assistance of 10,000 rupees per family every year for sustenance. Apart from that, life insurance cover, personal accident cover, 0% interest loans are also given to the cultivators and landless agricultural laborers. So the next topic is One Indian Audit and Accounts Department One System. This topic is important for your
governance section. So CAG has recently announced the full activation of this OIUS workflow system, which is an end-to-end IT application, which also has this support of multiple languages. So now all audit work will be carried out digitally. What is audit? It's an official examination and verification of business financial records. So companies financial statements, including the balance sheet and income statement, are scrutinized to see if they are accurate and they are following regulatory guidelines. So okay, so the next topic is CPTPP. This topic is important for your international relations. UK has recently joined the CPTPP, and it has become the first new member and the first from Europe since 2018. So this was signed in March 2018. It was earlier called the TPP, but US government under the President Donald Trump at that time withdrew from this agreement, and it was then later on replaced with the term CPTPP. And now all 11 countries of CPTPP are members of APEC. So APEC is basically a forum of 21 Asia Pacific economies, which was established in 1989. It also includes the US and Russian Federation also. And this APEC aims to promote free trade and economic cooperation throughout the Asia Pacific region. APEC Secretariat is headquartered in Singapore, and all decisions are made by consensus. Okay. So the next topic is Bastille Day Parade. So French. This topic is again important for your international relations. France has recently invited PM Modi to visit as a state guest on Bastille Day Parade. So Bastille Day Parade is basically known as the 14th July Military Parade, and it's a French military parade which is continuing since 1880. It is one of the oldest regular military parades in the world. On this very day in 1789, people or the revolutionaries stormed the infamous Bastille prison in 1789, and which was the tipping point of success for the French Revolution. This day has is marked as the National Day of France also. So the next topic is Amritsar Act. This topic is important for your art and culture section. So government is going to liberalize construction activity in the vicinity of protected sites across the country, which are protected under, of course, the Amritsar Act. Currently, construction up to 100 meters from the site is prohibited, and up to 200 meters is regulated. But the Union Culture Minister is saying that we have to examine these legal issues because we should be providing infrastructure work which is otherwise being restricted by this act. We are wasting a lot of areas which could be put to good use. So, but this it is being said for UNESCO World Heritage Sites, this restrictions may stay. So, what is Amritsar Act of 1958? It provides for the preservation, regulation, and protection of centrally protected monuments or sites which are about 100 years old, which are over 100 years old. Currently, about 3696 such sites are being protected by Archaeological Survey of India. So, of course, this act was also amended in 2010. The penal provisions were strengthened further, and now prohibited area is about 100 meter and regulated area is about 200 meter. So the next topic is Gamosa. This topic is important for your art and culture section. Recently, hybrid Gamosa has become has sparked certain protests in Assam. We do not need to understand the protest or know about that. Just need to see what is Assamese gamosa. It's a hand-woven, a rectangular cotton piece of cloth with red borders and different designs and motifs. It is an integral part of all socio-religious ceremonies in the state. Mostly, it is exchanged during the Bihu festival, and it has also enjoying the GI tag. So the next topic is Utkal Divas. This topic is important for your art and culture section. So recently, PM Modi has greeted the people on Utkal Divas. So Odisha was established on this very day, 1st April 1936, at Kanika Palace, Cuttack, which consists of predominantly Odia speaker regions. So what is the history behind Odisha?
British occupied northern Sikars, which was the region comprising the southern coast of Odisha, as part of the Second Carnatic War of by 1760, and incorporated those regions in the Madras Presidency. In 1803, British ousted the Marathas, and in 1903, Utkal Sammelini organization started, and it started demanding the unification of Odia-speaking regions into one state. As a result, in 1912, Bihar and Odisha province were formed on the basis of linguistic basis. And when India got independence, 27 princely states signed the document to join Odisha. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.